रात के अंधेरे में शहर की चकाचौंध भरी आवाजाही से वो बाइक निकल रहा था। कल दिवाली होने की वजह से लोग की भीड़ खरीदारी करने निकली थी। लोगों ने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे दीपक जलाए थे, पर चारों ओर फैले उस खुशी के माहौल से वह दिल में दर्द लेकर सब कुछ पीछे छोड़ते हुए जा रहा था। उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अब गहरे अंधेरे से गुजर सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। रात के अंधेरे में शहर की चकाचौंध भरी आवाजाही से वो बाइक निकल रहा था। कल दिवाली होने की वजह से लोग की भीड़ खरीदारी करने निकली थी। लोगों ने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे दीपक जलाए थे, पर चारों ओर फैले उस खुशी के माहौल से वह दिल में दर्द लेकर सब कुछ पीछे छोड़ते हुए जा रहा था। उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अब गहरे अंधेरे से गुजरने वाली उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। मोटरसाइकिल के हेडलाइट की रोशनी रात के घोप अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। शहर काफी पीछे छूट गया था। बाइक पर बैठा वो लड़का कुछ मायूस लग रहा था। शायद कोई बात थी जो उसे मन ही मन खाए जा रही थी। उसकी पीठ पर एक बैग लदी हुई थी, मोटरसाइकिल के तेजी से घूमने वाले पहियों की तरह। उसके दिमाग में भी कहीं ऐसे ख्याल घूमते हुए उसे तकलीफ दे रहे थे। बीती उन घटनाओं का उसके दिल पर काफी गहरा असर हुआ था। अपने घर में बेड पर बेहोश पड़ी अंकिता को देखकर डॉक्टर ने कहा, देखिए उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही है। उसके पेट में जानलेवा दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा उसका कहना है। उसे अस्पताल में भर्ती कराना होगा ताकि हम जान सके कि उसे हो क्या रहा है, या कोई दिमागी बीमारी है। डॉक्टर की बात सुनकर माँ बाप की तरह अंकिता के बेड के पास खड़ा वो भी परेशान हो गया। गाड़ी की रफ्तार जरा भी कम किए बगैर वो उस खाली पड़ी सुनसान सड़क से गुजर। उसकी आंखें नम हो गई थी। अपनी केबिन के अंदर कुर्सी पर बैठे डॉक्टर साहब ने सामने बैठे माँ बाप से कहा, हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, पर नतीजा आपके सामने है। डॉक्टर की तरफ देखकर माँ ने पूछा, आपने कहा था कि उसे अस्पताल में भर्ती करने के बाद कुछ पता चलेगा, पर उसकी हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। मेरे ख्याल से अंकिता को पागल खाने भेजना पड़ेगा। अंधेरे को चीरती उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की रोशनी में सुनसान और भयावह नजर आने वाली सड़क पर टिकी उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की वह बात किसी कील की तरह चुभ रही थी। अंकिता को पागल खाने भेजना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। एक पागल। उन दिल को चीर देने वाले नुकीले शब्दों ने उसके दिमाग में जैसे कोहराम मचा दिया था। मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में एक बेड से बंदी अंकिता का चीखना, चिल्लाना, रोना, बिलखना, दर्द से तड़पना, अपने चेहरों को नाखूनों से खरोच कर खून निकालकर जोर जोर से हंसना, सब दिमाग को जैसे कुरेद रहा था। काली सड़क पर वो अपनी बाइक के साथ घसीटते हुए कुछ दूरी पर जा रुका और सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल वो वैसे ही जमीन पर पड़ा रहा। जमीन पर पड़े उसे अपने बचपन की वो घटना याद आ गई। माँ देखो, भैया साइकिल से गिर गए। घर के आंगन में साइकिल से गिरे भाई को उठाने के लिए अंकिता दौड़ती हुई उसके पास गई। उसके हाथ पर थोड़ी सी खरोच आई थी, पर उस जख्म को सहलाते हुए अंकिता खुद ही रोने लगी। अरे पागल, चोट मेरे हाथ पर लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है। पर बिना कुछ बोले जमीन पर गिरे अपने भाई को संभालते हुए वो घर के अंदर ले आई। अपने भाई के लिए उसका प्यार देखकर माँ का दिल भी भर आया। उस दिन अंकिता की नम आंखें अभी भी उसकी नजरों के सामने से हट नहीं रही थी। गाड़ी से गिरने की वजह से उसके जिस्म में काफी चोटें आई थी। खून निकल रहा था, दर्द हो रहा था, पर उसे संभालने के लिए आज उसकी बहन साथ नहीं थी। खुद को संभालते हुए वो खड़ा हो गया और उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे तैसे वो खड़ा हो गया और उसे कुछ याद आ गया। मेरी बैग,
उसने जमीन पर चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो बैग सड़क के किनारे पड़ी थी और वहीं पास में अस्थियों का कलश। अस्थियों का कलश देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और डॉक्टर की बात याद आ गई। उसकी हालत देखकर हमने उसे शॉक ट्रीटमेंट देने का फैसला किया है। उस पर मां ने पूछा, मेरी बेटी काफी कमजोर हो चुकी है, आपके शॉर्ट ट्रीटमेंट के बाद क्या वो जिंदा रह पाएगी? अपने आंसू पोंछकर उसने अस्थियों का कलश उठाया और बैग में रखकर दोबारा पीठ पर लाद दिया। जमीन पर पड़ी बाइक उठाकर दोबारा बाइक शुरू करने लगा, पर वो शुरू नहीं हो रही थी। वह किक मारने लगा, पर गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हुआ? देखो ना भैया, मेरी एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही है। अंकिता लगातार स्टार्टर लगा रही थी। उसकी सहेली प्रिया और अंकिता दोनों फिल्म देखने जा रही थी। अपनी बहन के सिर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, अरे पापा की परी, कभी इस माँ के मगरमच्छ का भी सुन लिया कर, कंपनी ने इस गाड़ी में किक भी दी है। तभी पीछे खड़े पापा ने जरा गुस्से आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से मैं इसे जाने की इजाजत दे रहा हूँ, पर रात होने से पहले इसे घर आना होगा, वरना। पापा की तरफ देखते हुए उसने कहा, पापा अब वो छोटी बच्ची थोड़ी है, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, कब तक हम उस पर अपने विचार थोपेंगे? लेकिन बाहर की दुनिया देख रहे हो ना, आजकल क्या क्या कानों पर पड़ रहा है, लोग किस हद तक जा रहे हैं, कितना खतरा है। पापा ये दुनिया हम लोगों से ही बनती है। जो लड़की मेरे लिए बहन है, किसी के लिए सिर्फ एक लड़की है, तो किसी के लिए एक खूबसूरत जिस्म। सच कहूं तो उन लोगों का डर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोई डरपोक कहे। गाड़ी शुरू हो गई। हेडलाइट शुरू करके वो दोबारा उस सुनसान सड़क पर उसी स्पीड से चलने लगा। काफी खुशहाल और अच्छी फैमिली थी उसकी, माँ बाप और एक छोटी बहन जो मेडिकल कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रही थी, तो वो भी पढ़ाई पूरी करके मैकेनिक का काम सीख रहा था। ऐसे ही एक रात वो काम पर था। काम ज्यादा होने के कारण पिछले कई दिनों से उसे घर जाने में देर होती थी। रात के करीब 10 बजे होंगे, तभी उसके मोबाइल की रिंग हुई। उसने फोन उठाया तो उसकी माँ की कांपती हुई आवाज कानों पर पड़ी, बेटा जल्दी घर आ जाओ, अंकिता। माँ की आवाज उसके दिल को चीरती हुई निकल गई। उसने झट से अपनी बाइक निकाली और घर के लिए निकला। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कुछ ही देर में वो घर पहुंचा। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंकिता सोफे पर बेहोश पड़ी थी। माँ उसके पास बैठे डर से कांप रही थी और पापा उसके फैमिली डॉक्टर से बात कर रहे थे। देखिए, मैंने इसे इंजेक्शन दिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर वे चले गए। उसने अपनी बहन के सिरहाने बैठी डरी सहमी अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है? माँ कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। पास खड़े पापा ने कहा, कोई घबराने वाली बात नहीं, उसे अचानक चक्कर सा आ गया था। माँ ने पापा की ओर हैरानी से देखा। शायद बात कुछ और थी। उसकी नजर कमरे के बाहर फर्श पर दुबक कर बैठी उनकी पालतू बिल्ली पर गई। वह काली बिल्ली बेहोश पड़ी अंकिता को लगातार घूरे जा रही थी। रात के करीब 2 बजने को थे। अपनी बहन की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसके दिल में बुरे ख्यालों ने घर कर लिया था। आंखें बंद करके वो बेड पर पड़ा रहा कि तभी किसी के सिसकियों की आवाज कानों पर पड़ी और डर के कारण मानो उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। उसने लाइट लगाई और अंकिता के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाजा खोला, पर दरवाजा तो खुला ही था। दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन अब वो आवाज आनी बंद हो गई थी। उसने लाइट का बटन ऑन किया और पूरे कमरे में नजरें घुमाकर देखा। एक गहरा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था और अंकिता वह कमरे के कोने में खड़ी दीवार को अपने नाखूनों से कुरेद रही थी। कमर तक लंबे उसके खुले बाल बिल्कुल बेजान नजर आ रहे थे। अपने बेटे की आवाज सुनकर उसके माँ बाप भी कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए थे। अंकिता अभी भी रोते हुए सिसकियां ले रही थी। खुद को संभालते हुए उसने अपनी बहन को आवाज दी, अंकिता क्या हुआ? पर वो बिना जवाब दिए उसी तरह दीवार को नाखूनों से कुरेद रही थी। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए अंकिता के पास पहुंच गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंकिता क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अपने भाई की आवाज सुनकर अंकिता ने नम आंखों से मुड़कर देखा। उसके मुंह पर खून लगा था।
आंखों के नीचे बने काले घेरे, सूखा चेहरा, बेजान बिखरे बाल। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो कई महीनों से किसी जर्जर बीमारी से जूझ रही है, और रोते हुए अपने भाई के आगे हाथ जोड़कर बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं मरना नहीं चाहती। इतना कहकर वो एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ की उंगलियों को उसने अपने दांतों से काटकर खून निकाला था। तभी दीवार पर नजर गई और वो सन्ना रह गया। उस पर खून से लिखा था, मुझे बचा लो। वह खौफनाक मंजर अभी भी उसकी आंखों के सामने आ रहा था। बाइक को तीखे मोड़ ले जाते हुए उसने जरा भी रफ्तार कम नहीं की। कभी सीधा रास्ता तो कभी तीखी ढलान और कभी आड़े टेढ़े मोड़, पर गाड़ी की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल की वो सड़क इसलिए ज्यादा डरावनी लग रही थी क्योंकि दोनों तरफ के ऊंचे घने पेड़ों की टहनियां ऊपर आते हुए एक दूसरे में समा रही थी। इस वजह से दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी जमीन तक ना के बराबर ही पड़ती, तो रात के अंधेरे में वो सड़क बड़े बड़े हिम्मत वालों के दिल में खौफ पैदा करती थी। तभी अचानक बाइक के सामने आए हिरन को बचाते हुए झट से निकल गया। रात के उस हादसे के बाद अंकिता को नींद का इंजेक्शन देकर डॉक्टर चला गया। अपनी माँ की तरफ देखकर उसने पूछा, अंकिता को क्या हुआ है? आप लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। माँ ने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी अपनी करारी आवाज में बोले, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। अगर इस डॉक्टर से नहीं हुआ तो हम शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से इसका इलाज करवाएंगे। इतना कहकर पापा अपने कमरे में चले गए। उसने दोबारा अपनी माँ से पूछा, माँ, जरूर मुझसे कुछ तो छुपाया जा रहा है। अंकिता के सिरहाने बैठी माँ ने अंकिता के सिर पर हाथ फेरा और नम आंखों से कहा, इस घर में कोई है जो मेरी बातों पर यकीन करे। आप कहना क्या चाहती हो? कुछ चीजों को पहचानने की ताकत हम इंसानों में नहीं होती, पर वो बेजुबान जानवरों में जरूर होती है। क्या मतलब? उस कमरे की दहलीज के बाहर नीचे फर्श पर चुपचाप बैठी अपनी पालतू बिल्ली की तरफ देखते हुए माँ ने कहा, जो बिल्ली अंकिता के बगैर एक पल नहीं रहती थी, जो अंकिता कॉलेज से आने तक दरवाजे पर नजरें गड़ाए रहती थी, उसी के हाथ का खाना खाती थी, आज वो अंकिता के पास भी नहीं जा रही है। दूर से बस उसको देखती रहती है, जैसे हमें बता रही है कि यहाँ पर कोई और भी है। आप खुलकर बोलिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ कुछ बोलती कि तभी पापा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकले और उससे कहा, चलो तुम्हें गैरेज छोड़कर मैं भी ऑफिस जाता हूँ। जमीन पर बैठी उस बिल्ली को देखते हुए वो वहां से जाने लगा। उसकी बाइक कच्ची सड़क पर बनी तीखी ढलान से नीचे उतरने लगी। रात के अंधेरे में उस ऊंचे पहाड़ों पर से नीचे नजरें गई और दूर से बहने वाली नदी दिखाई दी। नदी से कुछ दूर गांव में फैली हल्की धुंधली टिमटिमाती रोशनी इस तरह लग रही थी मानो घने अंधेरे में उन दूर दराज के पहाड़ों की गोद में आसमान से टूटकर गिरे कुछ टिमटिमाते सितारे चमक रहे हो। रात में चमकते सितारे, दिवाली से पहले वाले अमावस्या की रात में चमकते सितारे। अपने बेड पर लेटकर वो खिड़की से दिखने वाले आसमान में चमकते सितारे को ही देखकर मायूस हो रहा था। अपनी बहन की हालत उसे परेशान कर रही थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद कैसे आएगी? माँ की वो अजीब बातें, घर की पालतू की बिल्ली की बर्ताव में हुआ बदलाव, सब कुछ दिमाग से परे था। पड़े पड़े उसकी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक किसी अजीब सी आवाज से उसकी आंख खुली। आवाज लगातार आ रही थी। उसने अपने कमरे की लाइट शुरू की और बाहर आया। अब वो आवाज थोड़ी साफ सुनाई देने लगी। आवाज अंकिता के कमरे से आ रही थी, जैसे कोई अंकिता के साथ बात कर रहा था, खिलखिलाकर हंस रहा था। उसने दरवाजा धीरे से अंदर की ओर खोला तो पूरे कमरे में गोपो अंधेरा होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने लाइट का बटन दबाया, पर एक झटके से बल्ब फूटकर कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। उसी के साथ वह आवाज आनी बंद हो गई। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च शुरू किया और टॉर्च की सफेद धुंधली रोशनी ने कमरे में फैले हुए घोप अंधेरे में थोड़ा सा उजाला किया। आवाज की तरफ रोशनी डाली। अंकिता अपने बेड पर बैठी थर थर कांप रही थी।
पर उसकी नजर उसके पीछे कमरे के कोने में ऊपर की तरफ गड़ी हुई थी। अंकिता की नजर जहां टिकी थी, उसने भी पीछे मुड़कर वहां टॉर्च की रोशनी में देखा तो ऊपर वाले उस कोने में कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे भी अब थोड़ा सा डर लगने लगा। डर भरी निगाहों से अंकिता की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में पूछा, अंकिता, क्या बात है? इतना डरी हुई क्यों हो? पर अंकिता की निगाहें सामने खड़े अपने भाई के ठीक पीछे कमरे के ऊपर वाले कोने में टिकी हुई थी। उस कोने में एक काली इंसानी लहराती हुई परछाई छत से इस तरह चिपकी थी जैसे कोई छिपकली दीवार से चिपकती है। डर के कारण अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी नीचे कोने में कुछ आवाज सुनाई दी। उसने रोशनी में देखा तो उनकी पालतू बिल्ली कोने में बैठी अंकिता को ही घूर रही थी। उसने अंकिता से पूछा, इस कमरे में कोई और है? अंकिता ने हाँ में सिर हिलाया। कहाँ है? अंकिता ने अपना हाथ उठाया और ऊपर की तरफ उंगली करके दिखाने लगी। वह चुपचाप वहीं देखती रही। अब छत से चिपकी वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अपनी टॉर्च हाथ में कस के पकड़कर उसने पीछे छत पर रोशनी डाली, पर कुछ भी नहीं था। उसने झट से अंकिता की तरफ देखा। अंकिता को बेड से बांधा गया था। आखिरकार उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वह कुछ अजीब आवाज में रोए जा रही थी, चीखती चिल्लाती, फिर बेहोश हो जाती। दरवाजे पर लगी लोहे की जाली से अंदर बेड पर बंधी अपनी मासूम बहन की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी डॉक्टर की आवाज उसके कानों पर पड़ी, कल सुबह हम उसकी शॉक ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, इसलिए आपको यहां साइन करना होगा। शॉक ट्रीटमेंट का नाम सुनकर माँ का दिल ही टूट गया। उसने डॉक्टर साहब से पूछा, मेरी बेटी इतनी कमजोर हो गई है, क्या उसका शरीर शॉक ट्रीटमेंट झेल पाएगा? तभी पापा ने डॉक्टर साहब से कहा, चाहे जितने पैसे खर्च हो जाए, पर आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। इतना कहकर पापा ने उस कागज पर दस्तखत किए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तभी उसने डॉक्टर साहब से पूछा, ये साइन किस लिए? अगर पेशेंट को इलाज के दौरान कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी परिवार की होगी। उसने खिड़की से झांक कर अपनी बहन की हालत देखते हुए डॉक्टर साहब से पूछा, आपने मेरी माँ के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मेरी कमजोर बहन का शरीर आपके शॉक ट्रीटमेंट झेल पाएगा, या आपको पता है कि अब ये बचने वाली नहीं? पापा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, पर डॉक्टर साहब उन्हें लेकर अपनी कैबिन में चले गए। उसने माँ की तरफ देखा तो वो अपने आप से कुछ बुदबुदा रही थी। मेरी बेटी नहीं बचेगी, वो मर जाएगी। पर दुख इस बात का है कि मरने के बाद भी उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अपनी माँ की वो बहकी बातें सुनकर उसने पास जाकर पूछा, माँ, उस दिन क्या हुआ था? अस्पताल के गलियारे में रखे लकड़ी के बेंच पर बैठी माँ ने कहा, अंकिता की सहेलियां उसे बेहोशी की हालत में घर ले आई थी। उसकी सहेली प्रिया काफी डर गई थी। मैंने पूछा, पर उसका बदन जैसे कांप रहा था। और तभी बेहोश पड़ी अंकिता एकदम से चीखी और उठकर किसी अजनबी की तरह हमारी तरफ देखने लगी। माँ की बात सुनकर वो इतना तो समझ चुका था कि प्रिया सब कुछ जानती है। वह अस्पताल से प्रिया के घर के लिए निकला। तभी उसे शक हुआ। वो अपने आप से बुदबुदाया, जो प्रिया हर रोज अंकिता के साथ स्टडी करने घर आती थी, वो उस दिन के बाद एक बार भी घर नहीं आई। दोपहर की कड़ी धूप में लोगों की आवाजाही सड़क पर कम ही नजर आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर वो खड़ा रहा। प्रिया की माँ ने दरवाजा खोला। आंटी, प्रिया घर पर है? अरे बेटा आओ, वो अपने कमरे में है, तुम ही कुछ समझाओ उसे। मतलब क्या हुआ? माँ ने प्रिया को आवाज लगाई। प्रिया, दरवाजा खोलो, अंकिता का भाई आया है। इतना कहकर वो किचन में गई। प्रिया ने दरवाजा खोला। वो भी कुछ डरी सहमी सी नजर आ रही थी। उसने लड़खड़ाती जबान में कहा, अंकिता कैसी है? जिंदा है। शायद कल उसका आखिरी दिन होगा। कल सब लोग दिवाली मनाएंगे, पर शायद मैं अपनी बहन का मातम मना रहा होऊंगा। बोलते हुए उसकी आंखें भर आई। उसकी बात सुनकर प्रिया की भी आंखें नम हो गई। प्रिया के कुछ बोलने से पहले ही उसने पूछा, देखो, बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो।
क्योंकि तुम ही बता सकती हो उस दिन क्या हुआ था। प्रिया अपनी डरी सहमी आवाज में उसे बताने लगी। दूसरे दिन से कॉलेज की दिवाली की छुट्टियां थी। हम सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के पीछे उस सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस के लिए हमेशा जाते थे। उस दिन भी गए थे। हमेशा की तरह हम मरीजों को चेक करके अपनी रिपोर्ट बनाने जा रहे थे कि तभी एक कर्मचारी पीछे से स्ट्रेचर पर लदी एक लाश हमारे पास से ले गया। स्ट्रेचर से थोड़ा बाहर निकला हुआ लाश का हाथ अंकिता के हाथ से टच हो गया और एकदम से उसके शरीर में सिरहन पैदा हो गई और हम सभी का ध्यान उस लाश पर गया। सरकारी अस्पताल में तो लाशों का रखा जाना तो आम बात है। हाँ, पर वो लाश आम नहीं थी। 14 या 15 साल की लड़की की लाश थी। अब इसमें खास क्या है? उस लड़की के बदन पर स्कूल का यूनिफॉर्म था और वो लड़की 6 या 7 महीनों की प्रेग्नेंट लग रही थी। प्रिया की बात सुनकर वो सन्न रह गया और दोबारा प्रिया बताने लगी। लाश कोने वाले एक कमरे में रखकर वो कर्मचारी चला गया, पर हम चारों सहेलियां जैसे सहम गई थी। अंकिता उस लड़की को देखना चाहती थी, इसीलिए मेरे लाख मना करने पर भी वो मुझे लेकर उस कमरे में गई। कमरे की लाइट शुरू की, तब पता चला कि वहाँ 3-4 लाशें और रखी हुई थी। मैं अंकिता के पीछे चल रही थी और अंकिता हर लाश के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाकर उस लड़की की लाश खोजने में लगी हुई थी। आखिरकार उस लड़की की लाश मिल गई। उसके ऊपर का सफेद कपड़ा हटाकर पास ही रख दिया। लड़की काफी मासूम लग रही थी, शायद पानी में डूबकर मर चुकी थी या मारा गया था। स्कूल की यूनिफॉर्म पुरानी लग रही थी और उस पर कुछ जगह सिलाई करके कपड़ा जोड़ा गया था, शायद किसी गरीब परिवार से होगी। पानी में भीगने की वजह से खुले बालों का जैसे गुत्था बन गया था। हमने दोबारा उसके ऊपर कपड़ा डाला और जा ही रहे थे कि अंकिता ने दोबारा मुड़कर उस लाश की तरफ देखा तो वो लड़की अपने मुंह का जबड़ा खोले स्ट्रेचर पर बैठी हमारी तरफ देख रही थी और झट से उसने पास खड़ी अंकिता का हाथ पकड़ा। डर के कारण अंकिता ने जोर से गहरी सांस ली और नीचे गिर पड़ी। मैंने मुड़कर देखा और हैरान हो गई, क्योंकि स्ट्रेचर पर रखी वो लाश और अंकिता दोनों नीचे जमीन पर पड़ी थी और अंकिता ने उस लड़की का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। वो नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। प्रिया की बात सुनकर उसने कहा, शायद सरकारी अस्पताल में उसकी कोई जानकारी मिल जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। कहकर अस्पताल के लिए निकला। बाइक लेकर वो शहर की सड़क से जा रहा था। कुछ ही देर में उसी सरकारी अस्पताल में पहुंच गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंदर जाते ही वहां के एक कर्मचारी से पूछा, सर 5-6 दिन पहले यहाँ एक लावारिश लाश दाखिल हुई थी। कर्मचारी ने थोड़े मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये इतना बड़ा शहर है, यहाँ हर रोज कम से कम 2-4 लावारिश लाशें तो आती ही जाती है। कोई सड़क के किनारे मरा पड़ा मिलता है तो कोई पानी में बहकर आता है। तुम किस लाश को ढूंढ रहे हो? कर्मचारी की आंखों में देखते हुए उसने कहा, सर, वो लाश साधारण नहीं थी। 5-6 दिन पहले आई थी। वो लावारिश लाश एक 15 साल की लड़की की थी और वो प्रेग्नेंट थी। कर्मचारी के चेहरे पर से हंसी ऐसे गायब हो गई मानो गधे के सर से सींग। कर्मचारी ने झट से अपना रजिस्ट्रार खोला और 2-4 पन्ने पलटकर डायरी में दर्ज हुलिया पढ़कर एक कमरे का नंबर बताया। शुक्रिया सर, कहकर वो बताए कमरे को ढूंढता हुआ आ गया। बाहर खड़े आदमी से पूछा, सर, ये लाश आपके यहाँ दाखिल हुई थी? वैसे तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? कर्मचारी के सवाल से वह एकदम से चुप हो गया। रिश्ता? किसी लवारिश लाश के साथ कोई कैसे जुड़ेगा? पर उस कर्मचारी की आंखों में देखकर बगैर हिचकिचाए उसने कहा, रिश्ता? सरकारी अस्पताल से बैग में कुछ रखकर वो दोबारा उसी मेंटल हॉस्पिटल की तरफ निकला। शाम हो रही थी, आसमान में सूरज डूब रहा था और उसकी बहन की जिंदा रहने की उम्मीद भी डूब रही थी। वह दोबारा उस मेंटल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, मैं एक बार अंकिता से मिलना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? भूल गए वो किस तरह तुम पर झपट पड़ी थी? वो अपना आपा खो चुकी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, केवल एक बार। डॉक्टर साहब ने परेशान निगाहों से उसकी ओर देखा। अंकिता बेहोशी की हालत में बेड से बंधी हुई थी। अपनी बहन के पास उसी बेड पर बैठ गया। अपनी बहन का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उससे बात करने लगा। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा।
पर इसकी सजा किसी और मासूम को दी जाए, क्या ये जायज है? इतना कहकर उसने अपनी बैग से एक कागज निकाल कर कहा, ये रहा तुम्हारी बेगुनाही का सबूत। केवल इतना बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? उसकी बात सुनकर अंकिता ने झट से आंखें खोली, पर उसकी आंखों में वो डर, खौफ या गुस्सा नहीं था। बस वो रोते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नजदीक गया और बेड पर पड़ी अंकिता ने उसके कान में कुछ कहा। सूरज डूब चुका था। रात के अंधेरे में शहर की चकाचौंध भरी आवाजाही को पीछे छोड़ते हुए उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गहरे अंधेरे से गुजरने वाली उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। अब उसका सफर पूरा होने के करीब था। वो एक गांव में पहुंच गया था। छोटे छोटे घर, आंगन में बैठे पालतू जानवर, भेड़ बकरियां, खुट्टे से बंधी गाय भैंसे। घरों की दहलीज पर दिवाली के दीपक जलाए हुए थे। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी। पति पत्नी और 2 छोटी बच्चियां शायद अपना सारा सामान समेटकर घर छोड़कर कहीं जा रहे थे। अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी करते हुए वो उनके पास गया। गौरी आप ही की बेटी थी ना? वे लोग एकदम से चौंक गए। उस आदमी ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर कहा, गौरी के बारे में पूछ रहा है तो तू ही है वो जिसने हमारी गौरी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तेरी वजह से हमने अपनी बेटी को अपना नहीं कहा, किसी पराई की तरह घर से निकाल दिया। उसने झट से अपनी गर्दन छुड़ाई और चिल्लाकर कहा, उसकी जिंदगी तो आप लोगों के अज्ञात ने बर्बाद कर दी। पता नहीं उस मासूम बच्ची को आपके क्या क्या ताने सहने पड़े होंगे, क्या नहीं कहा होगा, पर असलियत जानना चाहते हो? उसकी आवाज सुनकर गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। भीड़ में से किसी ने कहा, असलियत हमसे सुन। स्कूल जाने की उम्र में वो पेट से थी, तो क्या ऐसी कलंकनी लड़की को हम गांव में रहने देते? ना उसकी इस गांव में जगह है, ना उसके असंस्कारी पापी परिवार की। इसलिए इन्हें भी गांव छोड़कर जाने की सजा दी है। उस आदमी की बात सुनकर उसे गुस्सा तो आ गया था, फिर भी खुद पर काबू रखते हुए उसने अपनी बैग में हाथ डालकर एक कागज निकालकर कहा, ये रही गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जिस मासूम लड़की का पेट देखकर आपने कलंकिनी कहा, उसके पेट से 6 किलो का ट्यूमर निकला। बेचारी का शरीर ट्यूमर का दर्द सहता रहा और कान दिल चीर देने वाले कड़वे ताने सुनते रहे। इन सब से तंग आकर उसने इस गांव की नदी में कूदकर अपनी जान दी, जिससे उसके शरीर को जानलेवा दर्द से तो छुटकारा मिल गया, पर उस कलंक ने उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं दी। इतना कहकर उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गौरी के पिताजी के हाथ में दिए और बैग में हाथ डालकर वह अस्थियों का कलश निकालकर कहा, पुलिस ने लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आज अगर मैं नहीं पहुंचता तो वो इन अस्थियों को भी बहा देते। जानते हैं, कलश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से पहले उस कर्मचारी ने मुझसे पूछा था, वैसे तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता? तब मैंने जवाब दिया, रिश्ता? ये मेरी छोटी बहन थी। गांव वाले शर्मिंदा होकर अपने अपने घरों में चले गए, पर एक परिवार अपनी फूल सी बच्ची खो चुका था। गौरी की मां रोती रही, बिलखती रही और बाप सिर पीटता रहा, पर अब देर हो चुकी थी। अपनी बाइक से वो शहर के लिए निकला। शायद उसे सुबह होने से पहले शहर पहुंचना था। अगर अंकिता को शॉक ट्रीटमेंट दी गई तो उसका बचना नामुमकिन था। बाइक तेजी से सड़क पर चलाते हुए वो शहर पहुंच गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। अस्पताल में उसके पापा डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। अपनी बेटी को सामने देखकर वे बोले, देखा, मैंने कहा था ना, ये शहर के सबसे काबिल डॉक्टर है। देखा, अंकिता को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। जाओ मिल लो अपनी बहन से। दरवाजा खोलकर वो अंदर गया तो अंकिता बिल्कुल ठीक थी। उसे देखने आई प्रिया भी उसी के पास बैठी थी। तभी अंकिता ने कहा, माँ, भूख लगी है, प्लीज कुछ लाओ ना खाने के लिए। हाँ बेटा, लाती हूँ। टिफिन लाने माँ बाहर गई। प्रिया और भाई को ऐसे चुपचाप देखकर अंकिता बोली, पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में पूछ पूछ कर मुझे परेशान करते रहते हो, और जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हो तो ऐसे चुपचाप खड़े रहते हो। माँ से बोलती हूँ कि इन दोनों की शादी करा दे। उसकी बात सुनकर प्रिया शर्माते हुए बाहर चली गई और तभी माँ टिफिन लेकर अंदर आ गई। वो भी दरवाजे से बाहर जा रहा था कि तभी एक आवाज उसके कानों पर पड़ी। सोचा था दोबारा लड़की बनकर जन्म नहीं लूंगी, पर अपनी बहन के लिए तुम्हारे दिल में प्यार देखकर सोच रही हूँ तुम्हारी बेटी बनकर दोबारा आऊंगी।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बस माँ अंकिता को खाना खिला रही थी।